डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुआवेशों के मध्य बल। कूलॉम के नियम के अंदर अपने होता है कि जैसे अपने दो आवेश लेते हैं, Q1 और Q2 दो आवेश हैं अपने, इनके बीच में जो बल लगता है वो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। अब दिक्कत ये है कि अगर अपने पास आवेशों की संख्या दो से ज्यादा है, जैसे अपने कह दें कि Q1 और Q2 आवेश के पास एक Q3 आवेश और रख दिया अपने, तो उस स्थिति के अंदर बल कितना होगा। एक चीज, अगर अपने दो आवेशों के निकाय के पास तीसरा आवेश रखते हैं तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो अपरिवर्तित रहेगा। कारण इन दोनों के मध्य बल का सूत्र तो यही है कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इनके मध्य की दूरी अपने R मान ली। तो दो आवेशों के निकाय के पास और आवेश रखने पर उनके मध्य लगने वाले बल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कह सकते हैं कि बल अपरिवर्तित रहता है। यह बल तभी बदलेगा या तो अपने माध्यम बदले, या आवेशों का परिमाण बदले, या आवेशों के मध्य दूरी बदले। अब अगर अपने तीसरा आवेश रखा तो टोटल यहाँ अपने पास अगर युग्म बनाए तो तीन युग्म बनते हैं कि Q1 Q2 बटे R1 स्क्वायर, K Q1 Q3 बटे R2 स्क्वायर और K Q2 Q3 बटे R3 स्क्वायर। तो एक युग्म में जो इतना बल था, अब तीनों युग्म के मध्य कुल बल इतना होगा। तो यह बल पहले से यहाँ तो अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, यानी पहले से इस बल का मान निकाय का जो कुल बल है वो दो आवेशों के मध्य बल की तुलना में अपने को अलग प्राप्त होगा। तो मूल बात है, अगर दो आवेश है तो अपने कूलॉम का नियम लगाते हैं। अगर दो से ज्यादा आवेश है तो उस समय अपने अध्यारोपण या बहुआवेशों का सिद्धांत लगाते हैं। अब ये नियम ये कहता है कि किसी फ्रिक्शन आवेश, जैसे इस चित्र के अंदर मैंने Q0 लिखा है, तो Q0 को अपने बोलते हैं फ्रिक्शन आवेश और इसे सदैव धनात्मक लेते हैं। फ्रिक्शन आवेश वो आवेश होता है जो अपने स्रोत आवेश का, या अपने कह दें जो अपना मूल आवेश है उसका प्रभाव ज्ञात करने के काम आता है। मेरे को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इस आवेश का विद्युत बल ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो मैं आवेश लूंगा इसके पास अध्ययन करने के लिए, उस आवेश को अपने फ्रिक्शन आवेश बोलते हैं और इसे सदैव धनात्मक लेते हैं। तो किसी फ्रिक्शन आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले कूलॉम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कह दिया कि अपने Q0 आवेश था, यह R1 स्थिति पे Q1 आवेश है, इन दोनों के मध्य बल इस ओर लग रहा है, दोनों धनात्मक ले लिए तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण बल इस रेखा के अनुदिश इस ओर होगा। Q1 Q0 पे बल लगा रहे हैं तो इसको अपने लिखेंगे F01। अब इसी प्रकार ये Q2 आवेश है, इसका स्थिति सदिश R2 है, इसको भी प्लस ले लें तो ये Q0 पर इधर प्रतिकर्षण बल लगाएगा F02। इस प्रकार एक आवेश और ले लेते हैं Q3, इसका स्थिति सदिश R3, तो ये बल इधर लगाएगा F03। इसी प्रकार आगे F04 F05 F0n तक होगा। तो इस फ्रिक्शन आवेश पर सारे आवेशों द्वारा जो लगने वाला बल है, कुल बल है, वो इन सभी आवेशों द्वारा अलग अलग लगने वाले कूलॉम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण का अपने सिद्धांत है। अगर अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो उसमें इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल बनते हैं, डायग्राम दिए जाते हैं, उसमें देख दिया जाता है कि अपने को किसी एक आवेश के ऊपर बल ज्ञात करना है, केंद्र पे बल ज्ञात करना है। तो जहां भी आवेशों की संख्या दो से अधिक मिलेगी तो वहां अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। न्यूमेरिकल हल करते समय अपने समानांतर चतुर्भुज प्रमेय का उपयोग करते हैं। जैसे R, उसका अपने परिणामी का सूत्र होता है R बराबर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा, इसका उपयोग करते हैं। तो न्यूमेरिकल का थोड़ा तरीका इसका अलग रहेगा, लेकिन अपने इसको डेरिवेशन के अंदर आगे लें। F01 Q1 और Q0 के मध्य बल है। अगर अपने सदिश रूप में लिखना है तो अपने ये लिखते हैं K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R है, ये सदिश रूप है इसका। तो यहां लिखेंगे तो F K
Q1 और Q0 में बल है और इस बल की जो दिशा है वो Q1 से Q0 की ओर है, तो अपने बटे में लिख देते हैं R10 स्क्वायर। ये जो बल है वो 1 से 0 की ओर लग रहा है, R10 का है। फिर इसी प्रकार के Q2 Q0 पे बल लगा रहे हैं, फिर 0 2, तो इसे लिखेंगे Q2 Q0 बटे R20 स्क्वायर। इस बल की दिशा भी 2 से 0 की ओर है, इकाई सदिश R20। इसी प्रकार nवां पद लें K Qn Q0 बटे Rn0 स्क्वायर और Rn0 कैप। F K की जगह तो अपने लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q0 भी कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा Q1 बटे R10 स्क्वायर, R10 कैप, Q2 बटे R20 स्क्वायर, R20 कैप, Qn बटे Rn0 स्क्वायर, Rn0 कैप। जब इस तरह क्रमागत पद और प्लस हो बीच में, तो अपने इसका समेशन लेते हैं, तो Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इक्वल 1 से n QI RI0 स्क्वायर RI0 है। तो ये कुल बल हो गया। फिर जो इकाई सदिश है इसको अपने लिखते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण, तो RI0 RI0 और RI0। तो यहाँ आपने F बराबर Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I बराबर 1 से n QI RI0 स्क्वायर। यहाँ अगर लिखेंगे तो RI0 सदिश बटे RI0। अगले अगर स्टेप में अगर बात करेंगे तो ये 2 और 1 घात है, तो ये टोटल घात अपने पास 3 हो जाएगी। तो अपने पास कुल बल का मान ही आ जाएगा F बराबर Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इक्वल n और I इक्वल 1 QI बटे RI0 क्यूब RI0 सदिश। तो यह अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा आवेश परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का सूत्र है। इसको थोड़ा सा अगर अपने आगे और संशोधन में लें, जैसे कहा कि अपना मूल बिंदु था और यहाँ QI आवेश है और इसका स्थिति सदिश आ रही है। ये अपने Q0 आवेश, इसका स्थिति सदिश R0 और ये बल इस पर लग रहा है F0I कुल बल। तो इसका जो स्थिति सदिश है बल का वो इस तरफ है RI0। तो अब अपने त्रिभुज नियम ले सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम कहते हैं कि कर्मागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो कर्मागत भुजा है RI और RI0, ये बराबर होगा R0। तो इससे RI0 का जो मान है वो अपने पास आएगा R0 माइनस RI। तो अपने इस सूत्र के अंदर RI0 की जगह Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I बराबर n I बराबर 1 QI बटे ये घात 3 है, तो यानी यहाँ परिमाण लेंगे इसका, तो R0 माइनस RI की घात 3 R0 माइनस RI। तो एक अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश पे लगने वाले या परीक्षण आवेश पे लगने वाले कुल बल का एक सूत्र और है। अब अपने ये देखते हैं कि इसको न्यूमेरिकली अपने को यूज कैसे करना है। अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर अपने सवाल हल करते हैं, तो किस प्रकार करेंगे।
अब अपने मान लेते हैं कि अपने पास जैसे वर्ग है, या आपने आयत ले सकते हैं, या आपने कहें कि अपने पास समबाहु त्रिभुज है, या आपने ले लें कि अपने पास घन है या घनाभ है। ये सब नियमित आकृति की वस्तुएं हैं और इन सभी के सिरों से या कॉर्नर से इनके केंद्र की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे अपने एक वर्ग लिया, सबसे सिंपल समझने का एक उदाहरण लें, और इसके कोनों पर समान आवेश है और इसकी भुजा ए है और इसके केंद्र के ऊपर यहाँ फ्रिक्शन आवेश रखा हुआ है। ये चारों या तो प्लस हो सकते हैं आवेश हैं, चारों अपने पास माइनस हो सकते हैं, और केंद्र पर फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान पूछ लिया जाए तो भुजा अगर ए लेते हैं तो चारों कोनों से जो केंद्र की दूरी है अपने, जैसे आर मान लें, तो जो ये आर है ये भुजा बटे √2 होगा। जैसे अपनी ये ए है तो ये इसका कर्ण है, ये लंब और ये आधार है, तो जिसका कर्ण है वो अपने पास आएगा √2a। अपने सेंटर में ले रहे हैं तो ये आधा हो गया, तो इसके बटे में 2, तो ये a बटे √2। जैसे अपने वर्ग का उदाहरण ले रहे हैं तो वर्ग के कोनों से केंद्र की दूरी उसके भुजा का √2 भाग होती है, तो ये a बटे √2 है। तो हर ओर से दूरी बराबर है। अब मान लेते हैं जैसे a कोना, ये b, ये c और ये d। अब ये प्लस आवेश और ये प्लस इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो बल इस रेखा के मध्य इस ओर लगेगा, Fa मान लेते हैं। ये प्लस आवेश और ये प्लस आवेश, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो इस रेखा के मध्य इस ओर लगेगा, Fb। इसी प्रकार इसका प्रतिकर्षण इधर लगेगा, Fc। इसका प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, Fd। चारों बलों का जो परिमाण है वो K Q Q0 बटे R स्क्वायर। तो हर ओर से दूरी तो आ रही है और चारों बलों का मान के अपने पास समान है। तो अपने ये कह सकते हैं कि चित्र की समिति से Fa और Fc का मान समान, दिशा विपरीत है, Fb और Fd का मान समान या परिमाण समान, दिशा विपरीत है, तो फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो 0 होगा। तो अगर किसी डायग्राम के अंदर या अपने को क्वेश्चन के अंदर चारों आवेश समान दिए हुए हैं और केंद्र पे उसके आवेश पूछ लिए थे, वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज है, घन या घनाभ है, तो इस स्थिति में उसके केंद्र पे जो सदिश राशि है, जैसे अपने 12वीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो पहले 4 पार्ट के अंदर अपने पास 2 सदिश राशियां आएंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का बल अपने कह सकते हैं, स्थिर विद्युत की बल कहते हैं। तो इन दोनों का मान केंद्र पे 0 होगा। अदिश के लिए थोड़ा नियम अलग होता है, वो अपने को अलग देखना होता है। तो यहाँ केंद्र पे बल का मान 0 आएगा। एक तो तरीका ये बल जब 0 होता है, फिर एक तरीका अपने ये कह देते हैं कि जैसे इस कॉर्नर का आवेश Q1 है और इसका Q1 है और इधर का Q2 और इधर का Q2। अब विकर्णता आवेश समान है, चारों आवेश समान हो या विकर्णता आवेश समान हो, तो अब ये वाले आवेश का विद्युत बल और इस आवेश का विद्युत बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। B और D कॉर्नर के आवेशों का जो बल है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तब भी कुल बल का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान रखने की बात है, चारों आवेश बराबर दिए हैं या विकिरणता आवेश बराबर दिए हैं, तो नियमित आकृति की वस्तुओं के केंद्र पे विद्युत बल का मान अपने 0 प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी 0 प्राप्त होगी। फिर अगर अपने को ये कह दें कि इसके कोनों पर समान आवेश नहीं है, असमान है, जैसे अपने कह देते हैं कि यहाँ 2 माइक्रो कूलाम है, यहाँ 3 माइक्रो कूलाम है, यहाँ 4 माइक्रो कूलाम और यहाँ 5 माइक्रो कूलाम है, और केंद्र के ऊपर 1 माइक्रो कूलाम का फ्रिक्शन आवेश रखा हुआ है। यहाँ 1 माइक्रो कूलाम है, ये QA, QB, QC और QD और ये Q0 है। और इसकी जो अपने भुजा है
वो 2 मीटर ले लेते हैं। तो कोनों से केंद्र की दूरी, अभी अपने बोला था कि भुजा का रूट 2 भाग होगी, तो 2/√2, ये √2 मीटर आ जाएगा। यानी जो r है, इस कॉर्नर से कोने से केंद्र तक की दूरी सभी ओर से √2 मीटर है। अब अपने देखते हैं, ये प्लस और ये प्लस है, प्रतिकर्षण इधर लग गया, FA, ये इधर लग जाएगा FB, ये इधर की ओर आएगा FC, ये FD। तो अगर अपने FA का मान निकालते हैं इन दोनों के मध्य बल, तो बल का अपने फॉर्मूला ये लिखते हैं K Q1 Q2/r²। तो K QA Q0/r², 9 × 10⁻9, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6, 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻6 बटे r² √2 का वर्ग। तो ये अपने पास आ जाएगा FA, ये √2 का वर्ग 2 है, तो ये चीज 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 9 गुना, ये 10⁻9 और ये -12, तो 10⁻−3 न्यूटन आ जाएगा। ये FA का मान है। इसी प्रकार अपने FB का मान निकालें। इसमें K QB Q0/r², 9 × 10⁻9, 3 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 बटे 2 √2 का वर्ग, 27/2, 13.5 गुना 10⁻⁻3 न्यूटन। फिर अपने FC का मान लें, ये 4 माइक्रोकूलम है। K QC Q0/r², 9 × 10⁻9, 4 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 बटे 2। तो ये आएगा अपने पास 18 × 10⁻⁻3 न्यूटन। फिर अपने लेते हैं FD, ये 5 माइक्रोकूलम है। तो K QD Q0/r², 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 बटे 2। तो ये आएगा 22.5 × 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये चारों बलों का मान है। अब अपने बात करते हैं इन दोनों बलों की। ये दोनों बल विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी FA व FC का परिणामी, इसको अपने F1 ले लेते हैं। अब इसमें से FC का मान FA की तुलना में ज्यादा है, ये 18 और ये अपने पास 9 है। तो 18 × 10⁻⁻3, 9 × 10⁻⁻3, तो ये 9 × 10⁻⁻3 न्यूटन आएगा। जैसे अपने सदिश का योग या घटाव करते हैं, उसे बोलते हैं सदिश संयोजन के अंदर। तो जब दो सदिश विपरीत दिशा में, तो उन्हें अपने क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर इसी प्रकार इन दोनों का परिणामी FD का मान FB से ज्यादा है, तो FD - FB तो ये अपने पास आएगा 22.5 × 10⁻⁻3 -13.5 × 10⁻⁻3। और ये भी अपने पास मान आएगा 9 × 10⁻⁻3 न्यूटन। अब इसमें से FC का मान ज्यादा है, तो इनका परिणामी तो इस तरफ होगा F1। FD का मान FB से ज्यादा है, तो इनका जो परिणामी वो इस तरफ आएगा F2। और इन दोनों विकिरणों के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ अपने पास 90 है। तो ये अपने पास एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बन जाएंगी, F1 और F2। इनका जो परिणामी है वो इस तरफ आएगा F। मान लेते हैं कि F1 से अल्फा कोण बना रहे हैं। अब अपने परिणामी का अगर मान ज्ञात कर रहे हैं,
तो फिर अपने समानांतर चतुर्भुज प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो वो अपने परिणामी जो मान है वो होगा f√f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। तो f बराबर 9 का स्क्वायर, अब ये लिख लेते हैं कि f1 और f2 का मान बराबर है, दोनों का मान 9 है, इसलिए लिख देते हैं f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f1 cos 90। cos 90 का मान 0, ये अपने पास आएगा √f1 स्क्वायर √2f1। तो जो परिणामी बल है वो √2 गुना 9 गुना 10 की घात -3 न्यूटन आ जाएगा। और अगर इसकी दिशा लेते हैं अपने tan अल्फा, तो सूत्र होता है b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। तो b की जगह तो अपने लिखेंगे f2 और a की जगह लिखेंगे f1। tan अल्फा f1 sin 90 f1 प्लस f1 cos 90, f1 बराबर f2 है, sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो tan अल्फा f1 बटे f1, इसकी जगह तो 1 आ गया, ये अपने शून्य, ये बराबर 1, अल्फा का मान π/4 या 45 डिग्री। तो ये जो कोण है ये 45 डिग्री, यानी f की दिशा f1 और f2 के बिल्कुल मध्य में स्थित रहेगी। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल है। एक तो अपने बोल दिया कॉर्नर के आवेश समान है या विकर्णता आवेश समान है, उस स्थिति में तो बल 0 होता है। अगर आवेश समान न हो फिर अपने को इस तरीके से हल करके परिणामी बल का मान ज्ञात करना होता है। सवाल कई तरीके के हैं, अपने किसी एक कोने के आवेश के ऊपर भी लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कह दें ये तीनों आवेश इस आवेश पे कितना बल लगाएंगे, तब भी अपने अध्यारोपण के सिद्धांत का ही यूज करते हैं। तो यह आज का अपना टॉपिक था, अध्यारोपण का सिद्धांत या बहु आवेशों के मध्य लगने वाला बल।